वाला टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, आज हम लोग एक नए सब स्टेशन पे आए हुए हैं। इसके पहले की आप लोगों ने वीडियो देखी थी, उसमें हमने जो बताया था वो 132 kV से और 33 kV में जो लाइन कन्वर्ट हो रही थी, ट्रांसमिशन लाइन था। तो वहाँ पे हमने क्या किया था कि आपको दिखाया था कैसे 132 kV से कई सारी जगहों पे 33 kV में जा रही थी। और आज जहाँ पे हम लोग खड़े हैं इस सब स्टेशन पे, ये वही जगह है जहाँ पे वो 33 kV वाला आ रहा था। ठीक है, तो ये 33 kV पे यहाँ पे जब आता है उसके बाद कैसे आगे कन्वर्ट वगैरह करके कैसे काम होता है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मैं मैकेनिकल का हूँ। तो उसके बारे में जो सर हैं ये बताएंगे। यहाँ पर जो है इनकी जेई पे पोस्टिंग है, तो इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से जानते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल के हैं। और ये मेरे दोस्त भी हैं, हालांकि जेई बाद में हुए थे पहले मेरे दोस्त थे, बाद में जेई बन गए, तो अलग बात है। तो इसके आगे की जानकारी जो है ये देंगे, तो मैं इनको माइक देता हूँ। सबको नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे और मैं पूरी अपनी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को एक 33/11 kV सब स्टेशन से आपको पूरा ब्रीफ करूँ, आपको लोकल सारी नॉलेज हो जाए। और आप लोग इससे पहले एक वीडियो में भी देखा था कि जैसा कि सर जाके बनाए थे 132 kV सब स्टेशन का। एक्चुअली 132 kV सब स्टेशन हमारा जो है वो ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट, जिसको कि UPTCL बोलते हैं, उस डिपार्टमेंट में आता है। और वहां से जैसे ही लाइन 132/33 kV में कन्वर्ट होती है, तो 33 kV की लाइन वहां से जिस सब स्टेशन में आती है वो हमारा डिपार्टमेंट की पूरा चेंज हो जाता है और इसको UPPCL बोलते हैं, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड। तो 33 kV की लाइन, अब आपको हम आइए स्टार्टिंग से दिखाते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे वर्क होता है और क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको टोटल ब्रीफ करने की आपको दिखाना चाहूँगा कि आप इससे पहले जो गए होंगे वो 132 सब स्टेशन पे गए थे और वहाँ से 33 kV की लाइन एक हमारे सब स्टेशन में आती थी। अब हमारी, अब जैसा कि देख सकते हैं, वहाँ से 33 kV की लाइन आ रही है और हमारे यहाँ पे एक पोल खड़ा हुआ है। और हम जैसा कि आपको दिखाना चाहेंगे, ये हमारा 33 kV का मेन आइसोलेटर होता है। आइसोलेटर का वर्क ये होता है कि ये हमेशा नो लोड पे हमारे जो लाइव इन द सेंस कि जो लाइन हमारी चालू होती है उससे और जो हमारे इक्विपमेंट जुड़े हों, आइसोलेटर ठीक उसको अलग कर देता है। तो आइसोलेटर हमेशा हमेशा आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है और ये हमेशा पूछा जाता है कभी न कभी कि आइसोलेटर को हम कैसे चालू या बंद कैसे करते हैं या उसको ऑपरेट कैसे करते हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन में आप लोगों के लेवल में पूछ लेता है, आइसोलेटर को हमेशा नो लोड पे खोला जाता है। आइसोलेटर को हमें जब भी चार्ज करना होगा या हमें इसे हटाना होगा या हमें इसे लगाना होगा, और आइसोलेटर हमेशा नो लोड पे खुलेगा। नो लोड इन द सेंस कि पहले हमारे जो भी सारे इक्विपमेंट हैं, जैसे हमारा जो ट्रांसफार्मर हुआ और हमारे जो पैनल हुए, हमारे जो सारे फीडर हुए 11 kV के, हम पहले उनको बंद करके उसके बाद हम आइसोलेटर को ओपन करते हैं ताकि ज़्यादा ये स्पार्क न करें। अगर हम इसको अभी हम आपको इसको ऑपरेट करते हुए भी दिखाएंगे, अगर हमारी रोस्टिंग अगर नहीं हुई तो हम इसको ऑपरेट करके भी दिखाएंगे कि कैसे हम नो लोड पे स्टार्ट करते हैं और कैसे फुल लोड पे स्टार्ट करने पे इसमें क्या रिस्क हो सकता है। अब जैसा कि आगे आते हैं हम यहाँ पे आइसोलेटर, सबसे पहला हमारा इक्विपमेंट आइसोलेटर होता है। एक्चुअली हमारा 132 kV की लाइनों में हमारा होता तो सबसे पहला वो LA है, लाइटिंग अरेस्टर इसको बोलते हैं। हमारी लाइन साइड से सबसे पहले लाइटिंग अरेस्टर लगता है, लेकिन तो यहाँ पे लाइटिंग अरेस्टर नहीं है, हमारा सबसे पहले आइसोलेटर लगा हुआ है। इसके बाद हमारे यहाँ से यहीं से हमारा स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। फिर इसके आगे हम आते हैं, ये देखिए ये एक ऐसी पोस्ट इंसुलेटर लगा हुआ है। एक्चुअली आप लोग इसमें कोई बहुत बड़ा वो नॉलेज की बात नहीं है, ये हमारे इसको पोस्ट इंसुलेटर बोलते हैं। और ये हमारी जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, ये एक्चुअली हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PT बोलते हैं। इसका भी मैं वर्क समझाऊंगा। पहले यहाँ से यहाँ तक के बीच में ये पोस्ट इंसुलेटर क्यों लगा है, उसमें बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल बात नहीं है। इसमें बस बात यही है कि इस तार जो ये वायर है, जो हमारा कंडक्टर है, एक्चुअली मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक और जानकारी नहीं देना चाहता हूँ। कंडक्टर में आप लोग जानते होंगे कंडक्टरों के नाम कई अलग प्रकार के होते हैं। ये हमारा जो कंडक्टर आया हुआ है, जो 33 kV की लाइन का हमारा कंडक्टर आया हुआ है, उसको हम डॉग कंडक्टर बोलते हैं। डॉग कंडक्टर थोड़ा सा पास में सर आके दिखा दीजिए इन लोगों को। ये जो हमारा देखिए, इसको तो हम दोहरा कर दिए, वहाँ से जो हमारा दिख रहा होगा इसको हम डार्क कंडक्टर बोलते हैं। एक्चुअली डार्क कंडक्टर की कैरिंग कैपेसिटी थोड़ा कम होती है। एक्चुअली हमारे यहाँ पे वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, वोल्टेज हमारा 33 kV का है, इसलिए यहाँ पे करंट उसी के 11 kV के मायने में 3 गुना कम हो जाएगी, इसलिए जो है हमारा डार्क कंडक्टर भी काम कर जाता है। इसके बाद ये कंडक्टर देखिएगा, जो यहाँ से आइसोलेटर के बाद पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या PT में जो कंडक्टर गया है, इस कंडक्टर को हम लोग पैंथर बोलते हैं।
जो पैंथर हमारे एक्चुअली 132 के भी लाइनों में यूज़ होता है या उनका बस बार बनाने के लिए यूज़ होता है। लेकिन तो यहाँ पे एक्चुअली सौभाग्य एक एजेंसी है हमारे डिपार्टमेंट, वो काम करती है। तो हमारा एक सौभाग्य का काम हुआ था, तो उसमें ये सब इन सबके पास पैंथर कंडक्टर अवेलेबल था, इसलिए उन्होंने पैंथर कंडक्टर लगा दिया था। नहीं तो यहाँ पे 33 के लाइन में मैक्सिमम डार्क कंडक्टर यूज़ होता है। तो हमारा बस बार और ये सब डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर में जोड़ने के लिए हमारा पैंथर कंडक्टर यूज़ किए हैं। पैंथर कंडक्टर सर एक बार थोड़ा सा पास में अगर क्लियर ना दिख रहा हो तो यहाँ से दिखा दीजिए। पैंथर कंडक्टर मोटा होता है थोड़ा, ये 132 के लाइन में यूज़ होता है। ये जो ऊपर वायर गया हुआ, ये जो ऊपर वायर गया हुआ। अच्छा, एक चीज़ हम आप लोगों को बता रहे थे कि हमारा पोस्ट इंसुलेटर क्यों लगा है। इसमें इसलिए सिर्फ लगा है कि हमारा जो पीटी में लाइन जा रही है और जो हमारा आइसोलेटर में लाइन जा रही है, उसके बीच की दूरी को, ये तार को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ पोस्ट इंसुलेटर लगता है। इसका कोई टेक्निकल काम नहीं है। ठीक है, इसके आगे हम आ जाते हैं। इसके आगे हम आ जाते हैं, ये हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। एक्चुअली पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का काम ये होता है कि मान लीजिए हमारी जो 33 के लाइन आ रही है, एक्चुअली होता तो एक मानक बनाए गए हैं 33 के लाइन, लेकिन 33 के लाइन नहीं आती है, इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। वोल्टेज ड्रॉप होकर हम लोगों को 29 के कभी कभी 30 के कभी कभी तो 27 के तक ही मिलता है वोल्टेज जो है। तो होता क्या है, हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हमारा इसलिए लगाया जाता है कि हम वोल्टेज को नापने के लिए एक्चुअली अब हमें कोई भी आप लोग देखते होंगे वोल्ट मीटर जो गांव में या मल्टीमीटर लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक में, तो वहाँ पे बहुत ही कम वोल्टेज होता है। अब हमारा इस 33 के को नापने के लिए अगर हम डायरेक्ट वोल्ट मीटर लगाने लगेंगे तो हमारी वोल्ट मीटर का साइज बहुत ही बड़ा करना पड़ेगा। और एक्चुअली आप जानते होंगे कि इंसुलेटर हमारा वोल्टेज, एक क्वेश्चन और आप लोग याद कर लीजिएगा कि वोल्टेज और जो इंसुलेटर की जो कैपेसिटी होती है वो हमेशा वोल्टेज को देख के होती है। तो अगर हम 33 के लाइन का वोल्टेज नापने के लिए अगर हम वोल्ट मीटर का यूज़ करेंगे तो उस वोल्ट मीटर को बनाने में कास्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि हमें उसमें उस प्रकार का इंसुलेटर, उस प्रकार का सब कुछ चीज़ें लगानी पड़ेंगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि वोल्टेज को पहले हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से उस वोल्टेज को पहले हम ड्रॉप कर लेते हैं। ड्रॉप करने का सेंस कि जैसे कि आप लोग इससे पहले गए होंगे सब स्टेशन में, तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है कि वो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज कर देता है या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज कर देता है। तो इसीलिए हम जो है कि अब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इसलिए यूज़ करते हैं कि अब हमें हाई वोल्टेज का वोल्टमीटर बनाने के लिए हमें बहुत उसकी वोल्टमीटर की कास्ट आ जाएगी। इसलिए कुछ हम ऐसा सोचते हैं कि इस वोल्टेज को ही हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से कम कर लेते हैं। अच्छा, इस पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की जो क्षमता होती है वो 33/110 वोल्ट होती है या 11/110 वोल्ट होती है। ये क्या करता है कि 33 kV की लाइन को 110 वोल्ट की लाइन में बदल देता है। अब 110 वोल्ट की लाइन, दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि अब 110 वोल्ट के वोल्टमीटर, 110 वोल्ट के वोल्ट को नापने के लिए हमें छोटे से एक वोल्टमीटर, कोई भी वोल्टमीटर रहेगा उससे हम वोल्ट को नाप सकते हैं। बस इसका काम यही होता है कि हम वोल्टेज नापते हैं कि वोल्टेज क्या आ रहा है और कितना आ रहा है। तो इसीलिए हम पीटी या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी इसको बोलते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, एक क्वेश्चन हमेशा याद रखिए, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हमेशा पैरेलल में लगा होता है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है और आप लोगों के स्तर में ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि अभी हम आप लोगों को सीटी भी दिखाएंगे और पीटी दिखाएंगे। सीटी क्या होती है? सीटी हमेशा सीरीज में जुड़ी होती है लाइन के, और पीटी हमेशा पैरेलल में जुड़ी होती है। अब आगे आते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बाद हमारा देखेंगे एक पोस्ट इंसुलेटर फिर लगा है। पोस्ट इंसुलेटर सिर्फ इसलिए लगता है कि हमारा तार जो है, अगर हम उस कंडक्टर को अगर ऐसे ही हम छोड़ देंगे वो कंडक्टर नीचे आ जाएगा, जिससे कि बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। पोस्ट इंसुलेटर, पोस्ट वर्ड से ही समझ जा रहे हैं कि ये सिर्फ पोस्ट करने के लिए या ऊपर करने के लिए सिर्फ ये रखा हुआ है। इसके आगे आते हैं हमारा जो कंडक्टर आया हुआ है, ये कंडक्टर, ये हमारा ऊपर एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे जो कि इस पोल से उस पोल तक गया है। यहाँ इस पोल, इस इंसुलेटर से, यहाँ पे जो इंसुलेटर लगे हुए हैं, इस इंसुलेटर से उस इंसुलेटर तक गया है। और ये हमारा एक, इसको बस बार या बे बोलते हैं, टेक्निकल भाषा में इसको हम बस बार बोलते हैं। एक्चुअली बस बार हमारी इसलिए बनाई जाती है कि ये जो हमारा तीनों फेज आ रहा है या जो हमारी 33 kV की लाइन आ रही है, इस लाइन को हम एक बे में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। एक्चुअली हमें क्या है कि अब हमारे सब स्विच यार्ड में, एक्चुअली हमारा ये जो पूरा परिसर है हम इसको स्विच यार्ड बोलते हैं, जिसमें हमारे सारे इक्विपमेंट लगे हुए इसको स्विच यार्ड बोलते हैं। इस स्विच यार्ड में हमारे एक ट्रांसफार्मर है या 2 ट्रांसफार्मर है या 3 पावर ट्रांसफार्मर हो सकते हैं। तो अब एक ट्रांसफार्मर को जोड़ने के लिए तो हमें बस बार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या बे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हमें 3 ट्रांसफार्मर या 4 ट्रांसफार्मर चार्ज करने तो हमें एक बस बार की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ये यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी चार्ज रहती है बस बार। अब इसमें हमें किसी भी ट्रांसफार्मर को चार्ज करने के लिए हम यहाँ से एक फेज देखिए उतार लिए, सेकेंड फेज वहाँ से उतार लिया और थर्ड फेज वहाँ से उतार लिए।
अब मतलब जैसे कि आर फेज, वाई फेज, बी फेज होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अब ये तीनों फेज हम लोग यहाँ से उतार लेंगे। फिर इसका यूज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इधर आइए सर। उसका यूज ये है कि मान लीजिए चलिए हमारा एक ट्रांसफार्मर ये चार्ज हो गया, इसको दिखा, ये स्ट्रक्चर ये पूरा एक ट्रांसफार्मर का, इसको हमने चार्ज कर लिया। अब हमें दूसरा भी ट्रांसफार्मर चार्ज करना है, तो हम यहाँ पे आए बस बार में हम यहाँ पे आए और इस ट्रांसफार्मर को अगर वहाँ के सामने देख रहे हो एक ट्रांसफार्मर हमारा और है, तो क्या किए कि हम यहाँ से एक फेज यहाँ से ले लिए, एक फेज यहाँ से ले लिए, एक फेज यहाँ से ले लिए, तीनों फेज लेके हम एक अलग ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। अगर हमें तीसरा ट्रांसफार्मर भी चार्ज करना होगा तो हम इस बे को अपने और आगे बढ़ा के ऐसे तीनों फेज वहाँ पे आगे उतार लेंगे। यही हमारा बस बार का काम होता है। आगे देख रहे होंगे आप लोग। अब मैं आप लोगों को एक्चुअली हमारे स्विच यार्ड में दो पावर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। एक 5 MVA का पावर ट्रांसफार्मर है और एक 10 MVA का पावर ट्रांसफार्मर है। तो मैं पहले आप लोगों को 10 MVA ट्रांसफार्मर की वहाँ पर देख रहा हूँ। 10 MVA ट्रांसफार्मर में क्या क्या कैसे इक्विपमेंट लगे हुए, मैं उसको आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखिए, अब ये हमारा बस बार है। ये हमारा बस बार के बाद एक हमारा फिर ट्रांसफार्मर साइड आइसोलेटर लगा हुआ है, जो कि 33 kV का ही आइसोलेटर लगा है। इसको हम सब आइसोलेटर भी बोल सकते हैं, इसलिए कि अगर हमें मान लीजिए इस ट्रांसफार्मर को डिस्चार्ज करना या हमें इस ट्रांसफार्मर को मेन लाइन से काटना है, तो क्या करेंगे, हम इस आइसोलेटर को फिर वैसे यहाँ से ऑपरेट होता है। इसका ये हैंडल है, कभी भी हम तो ऐसे नहीं छूटते हैं। इसका एक ग्लव्स आता है जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है, उसको हम पकड़ के इसको हम आइसोलेटर को ऐसे घुमा देंगे, यहाँ से आइसोलेटर खुल जाएगा। आइसोलेटर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमेशा लो लोड पे उसको वर्क कराते हैं या उसको ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं। अब जैसे इस आइसोलेटर को लगाने का हमारा मेन पर्पज़ यही है, हम हर ट्रांसफार्मर से पहले एक आइसोलेटर लगाते हैं, ताकि अगर हमें उस ट्रांसफार्मर को चार्ज रखना है और इस ट्रांसफार्मर को खोल के हमें कुछ काम करना है, तो हम इस आइसोलेटर का हमारा फ़ायदा ये कि इस आइसोलेटर से हम इसको खोल के ट्रांसफार्मर पे अपने काम कर लेंगे, वो ट्रांसफार्मर हमारा चलता रहेगा। इस ट्रांसफार्मर का यूज हम इसी के लिए करते हैं। और आगे आइए, इसके आगे आपको दिखाते हैं। इस आइसोलेटर के बाद ये हमारा VCB लगा हुआ है। VCB की फुल फॉर्म होती है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। एक्चुअली हमारा जो 33 kV की लाइनों में हम VCB का यूज़ करते हैं। VCB का फुल फॉर्म आप लोगों को बता दिए, फिर से बता दे रहे हैं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। इसका यूज़ हमारा होता है ट्रांसफार्मर की सप्लाई को बंद करने के लिए या ट्रांसफार्मर को ट्रिप कराने के लिए। एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है वो हमारे CT से ऑपरेट होता है। अब CT एक नया वर्ड आ गया। CT को हम बोलते हैं करंट ट्रांसफार्मर। जैसे हमारा वोल्टेज ट्रांसफार्मर को हम PT बोलते थे या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, वैसे ही हमारी CT होती है करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो 400/5 एम्पियर या 200/5 एम्पियर या 800/5 एम्पियर होती है। 800/5 एम्पियर का मतलब ये हुआ कि हमारी जो 400 एम्पियर की करंट रहेगी, ये हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो 5 एम्पियर में उसको कन्वर्ट कर देता है, या अलग अलग क्षमता के होते हैं, या 200 एम्पियर की करंट है उसको 5 एम्पियर में कन्वर्ट कर देगा। अब ठीक वही बात है, जैसे हम वहाँ पे 33 kV वोल्टेज पे हम काम नहीं कर पाते या हमारा वोल्टमीटर लगाने के लिए बहुत बड़े उसके इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, बहुत कॉस्टली इक्विपमेंट पड़ता, तो वैसे ही हम CT को करंट मेजर करने के लिए और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करने के लिए करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हमारा जो, इधर आइए उस CT भी पहले दिखा देते हैं। ये CT है, ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के ठीक बाद हमारी CT लगी हुई है। CT की हम आपको कैपेसिटी बता दिए हैं कि CT हमारी 200/5 या 400/5 या 800/5 की हमारी CT होती है, और यही सीटियाँ आपको पूरे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में मिल जाएंगी। होता क्या है कि जो हमारी CT एक्चुअली हमारा ये VCB वर्क कैसे करता है, पहले मैं उसको आप लोगों को समझा दूँ। एक्चुअली है क्या कि जैसे ही हमारा कोई फॉल्ट आया, फॉल्टी एक्चुअली हमारी जो मेन करंट होती है वो 200 एम्पियर 300 एम्पियर हो सकती है। जब हमारा कोई 11 kV फीडर पे या 33 kV फीडर पे फॉल्ट आता है, तो वो फॉल्ट करंट एक्चुअली हम CT लगाए हैं 200/5 एम्पियर के। अब फॉल्ट करंट होके वो 800 एम्पियर हो गई, तो उसी हिसाब से हमारी जो 5 एम्पियर हमारी 200 पे 5 एम्पियर बता रही थी, वो 400 एम्पियर पे सीधे 10 एम्पियर बताने लगेगी। अब हम अपने वैक्यूम सर्किट ब्रेकर से हमारा CT के करंट से एक रिले ऑपरेट होता है, और वो रिले ऑपरेट करके हमारे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को वर्क करा देता है, जिससे कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हमारा काम कर देता है और ये ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर देता है। और 132 kV सब स्टेशनों पे ये आपको वैक्यूम सर्किट ब्रेकर नहीं, उस पर SF6
सर्किट ब्रेकर होते हैं, जो कि एक गैस होती है, उसका SF6 गैस होती है, वो गैस ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर होते हैं और ये हमारा वैक्यूम से ऑपरेट होता है। और इसके आगे हम आपको दिखाते हैं कि सर्किट ब्रेकर के बाद हमारे दो इक्विपमेंट मेन बचे हैं, जैसे कि एक पावर ट्रांसफार्मर हो गया। ये पावर ट्रांसफार्मर हमारा 10 MVA का है, और उसके ठीक पहले हमारा LA लगा होता है। LA का फुल फॉर्म लाइटिंग अरेस्टर है। एक्चुअली LA जैसे आकाशीय बिजली से हमारे ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए ट्रांसफार्मर के ठीक बाद LA लगा होता है। LA का वर्क क्या होता है कि वो कितनी, जैसे बिजली जो हमारी आकाशीय बिजली होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज होता है। अगर वो वोल्टेज हमारे लाइनों पे गिरेगा या हमारे ट्रांसफार्मर की गिर गया तो हमारे ट्रांसफार्मर जला दिया। अब ये सब ट्रांसफार्मर हमारे 40 लाख 50 लाख के होते हैं। तो होता क्या है कि इस ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए हम LA लगाते हैं, और LA ट्रांसफार्मर के ठीक हमेशा पहले होता है, ताकि कोई भी बिजली गिरे तो ये LA क्या होता है कि सीधे ये कितने भी हाई वोल्टेज हो उसको सीधे अर्थ कर देता है। अब इसके बाद हमारा ट्रांसफार्मर, इसको देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर ये हमारा 10 MVA का पावर ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर आप लोग जानते हैं हमेशा या तो ये उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में कर देता है, या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में करता है, और हमेशा पावर इसकी सेम होती है। इसकी शक्ति हमेशा सेम होती है, पावर इसकी हमेशा सेम होती है। बस ये अगर उच्च वोल्टेज करेगा तो करंट निम्न कर देगा, अगर निम्न करंट करेगा तो वोल्टेज को उच्च कर देगा। अब हम देखते हैं, पहले हम 10 MVA ट्रांसफार्मर के बारे में इसकी पूरा नॉलेज आप लोगों को बता दे रहे हैं। एक्चुअली ये 10 MVA ट्रांसफार्मर हमारा मार्किंग कंपनी का बना हुआ है, और ये 10 MVA ट्रांसफार्मर की जो मैक्सिमम करंट होती है, यहाँ पे सभी प्लॉट ये दिखा दीजिए। किसी भी ट्रांसफार्मर के हम नंबर प्लेट से उसकी सारी जानकारी हम इकट्ठा कर सकते हैं। ये हमारा नंबर प्लेट है 10 MVA ट्रांसफार्मर का, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ये नंबर प्लेट है हमारा, ये 10,000 kVA। 10,000 kVA को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 10 MVA में आ जाएगा। और ये वोल्टेज एट HV साइड इन द सेंस कि ये 33,000 लाइन को ये LV साइड 11,000 लाइन में बदल देता है। जैसा कि उस वीडियो में आप देखे होंगे, जो यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगे होते थे वो 40 MVA 50 MVA के होते थे। वो ट्रांसफार्मर हमारा वो 132 kV लाइन को 33 kV में बदल दे रहा था। और ये ट्रांसफार्मर 33 kV लाइन, अभी हम दिखाएंगे कहां से 33 kV लाइन इसकी इनकमिंग होती है। 33 kV लाइन को 11,000 वोल्टेज में बदल देता है। और HV साइड की इसकी फुल करंट 174.95 एम्पियर होती है। और LV साइड मतलब लो वोल्टेज साइड, HV साइड मतलब हाई वोल्टेज साइड मतलब आप समझिएगा 33 kV, और LV साइड मतलब ये 11 kV में चेंज कर दे रहा है, इसलिए 11 kV साइड को LV साइड बोलते हैं। इसकी जो 11 kV साइड की जो मैक्सिमम करंट होती है वो 524.86 एम्पियर होती है। इसका इम्पीडेंस वोल्टेज 8.35 वोल्टेज होता है। नो लोड लॉस इसका 7 किलोवाट है मैक्सिमम। और इसके आगे आप लोगों को एक्चुअली ये थोड़ा सा हाई लेवल के हो जाता है। इसका वेक्टर डायग्राम होता है, इस ट्रांसफार्मर को किस वेक्टर ग्रुप में बनाया गया है, इसकी कोर वाइंडिंग की मतलब वेट क्या है, इसका टैंक फिटिंग क्या है, इसमें आयल कितना पड़ा हुआ है, इसमें देखिए 4300 kg पड़ा है, इसमें 5,000 लीटर इसमें मैक्सिमम आयल इसमें पड़ सकता है। ये किस ईयर का बना हुआ है, 2019 का बना हुआ है। ये सब चीजें थोड़ा सा अपर लेवल की है। लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को और बता देता हूँ, एक होता है वोल्टेज रेगुलेशन। अगर हम 33 kV लाइन में जो वोल्टेज रेगुलेशन हमारा मैक्सिमम होगा वो 8.35% होता है, जो कि इम्पीडेंस वोल्टेज के बराबर होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 8.35 इम्पीडेंस वोल्ट है। और इसके मैक्सिमम करंट LV साइड की 524 एम्पियर होती है, HV साइड की 174 एम्पियर होती है। जैसे कि ट्रांसफार्मर का आप लोग नंबर प्लेट देख के ट्रांसफार्मर के बारे में सारी नॉलेज आप लोग इकट्ठा कर सकते हैं। अब देखिए, वो हमारी 33 kV की लाइन लाइटिंग अरेस्टर से होते हुए हमारे बुशिंग में जा रही है। बुशिंग 33 kV का बुशिंग होता है, वहाँ पे RYB तीनों फेज होता है। ट्रांसफार्मर में वो सप्लाई घुसती है ट्रांसफार्मर में 33 kV की, और हमारी HV साइड बोलते हैं। इस साइड जो 33 kV की लाइन होती है वो उसको हम HV साइड बोलते हैं। मतलब किसी भी ट्रांसफार्मर में जो हाई वोल्टेज साइड होता है उसको हम HV साइड बोलते हैं, और जो लो वोल्टेज साइड होता है उसको हम LV साइड बोलते हैं। LV साइड का कनेक्शन भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, कहाँ से हमारा 11,000 चेंज होती क्या होता है। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये हमारा वहाँ पे दिख रहा होगा, वहाँ से एक केबल निकली हुई है, 2 केबल निकली हुई है,
एक्चुअली इस ट्रांसफार्मर से जो हमारा 11 kV निकलता है वो 11 kV हमारा इस पर डिपेंड करता है कि जैसे इसमें 2 केबलें लगी, यानी कि हमारे ये अंदर का पार्ट अभी हम स्विच क्लियर पोर्शन आप लोगों को दिखाएंगे, तो उसमें दिखाएंगे हम लोगों को कि यहाँ से 2 केबल गई है, यानी कि इसकी 2 इनकमिंग है। इस ट्रांसफार्मर से हमारा 11 kV चेंज होकर हमारी 2 इनकमिंग हमारे कंट्रोल पैनल में गई है। अब उस कंट्रोल पैनल में हमारे 2 इनकमिंग, हमारे सब स्टेशन पे 2 इनकमिंग और 3 आउटगोइंग फीडर बने हुए हैं। उसको भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि वो कैसे वर्क करते हैं। आ रहे हैं, ये हमारा 33 kV का पैनल होता है। इस 33 kV के पैनल से हम 33 kV लाइन को कंट्रोल करते हैं। एक्चुअली जो हमारा 33 kV पे CT और PT लगा हुआ था, उसकी जो सेकेंडरी सप्लाई होती है, अर्थात जो 33 kV को 110 kV वोल्ट में बदल रहा था, उसका भी एक वायर यहाँ पे आया होता है। और जो हमारा CT जो हमारे 200 एम्पियर या 400 एम्पियर को 5 एम्पियर में कन्वर्ट करते थे, वो भी सप्लाई यहाँ पे आई होती है। और यहाँ से हम वोल्टेज और करंट को मेजर करते हैं कि हमारी 33 kV लाइन पे कितना वोल्ट और कितना करंट है, और यहाँ से इसको आइसोलेट भी कर सकते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं हमारे 11 kV के इनकमिंग फीडर और आउटगोइंग फीडर। एक्चुअली जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि हमारा जो ट्रांसफार्मर वो 2 इनकमिंग, मतलब 2 केबल वहां से अंदर आ रही थी, यानी हमारी 2 इनकमिंग है। अब एक इनकमिंग से हमारी 1 आउटगोइंग जाती है और एक इनकमिंग से हमारी 2 आउटगोइंग जाती है। अब यही से फीडर आपके गांव में डिसाइड होते हैं कि हमारी इस फीडर से सप्लाई आ रही है, हमारी उस फीडर से सप्लाई आ रही है। यहीं से 11,000 की लाइन आपके गांव में खेतों से होते हुए 11,000 की लाइन जाती है, और वहां पे 250 kVA, 100 kVA, 63 kVA, 25 kVA, 16 kVA और 10 kVA के ट्रांसफार्मर से आप लोगों के घरों तक सप्लाई जाती है। जो कि आप 3 फेज की सप्लाई लेंगे तो आपको 440 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, और अगर डबल फेज या फेज और न्यूट्रल की सप्लाई ले रहे हैं तो आपको 240 या 230 लाइन का स्ट्रक्चर होता है। और बाकी और आगे जानकारियों के लिए और ऐसे वीडियो आप लोगों को सब बना के देते हैं।